नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात किसान, कृषि कानून और सुप्रीम कोर्ट की। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ जारी हल्ला बोल के बीच किसानों ने ऐलान किया है कि वे 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, मगर इसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिल्ली पुलिस का काम है कि वह तय करे कि दिल्ली में कौन आएगा और कौन नहीं। कोर्ट ने कहा कि शहर में कितने लोग कैसे आएंगे ये दिल्ली पुलिस तय करेगी। अब इस मामले पर बुधवार यानी 20 जनवरी को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और इसके बारे में फैसला पुलिस लेगी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन को 2 महीने होने को हैं। इस बीच अब पहली बार किसानों में फूट नजर आई है। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते अब संयुक्त किसान मोर्चा की 7 सदस्यों की कमेटी और सरकार के साथ वार्ता करने वाली कमेटी से चढ़ूनी को हटा दिया गया है। वहीं खुद पर लगे आरोपों पर सुनिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने क्या कहा। देखिए, ये आरोप जो है ये शिव कुमार कक्का ने लगाया है जी। संयुक्त मोर्चे ने नहीं लगाया जी। ये शिव कुमार कक्का मध्य प्रदेश का प्रधान है और आरएसएस का एजेंट है जी। आरएसएस के एजेंट ने किसान संगठन बना के हमारे बीच में रला है और इसको तोड़ने के लिए वो प्रयास कर रहा है। उसके अगर देखो इस संगठन में 100 आदमी नहीं मिलेंगे जी। 100 आदमी भी इस संगठन में उसके नहीं मिलेंगे। और आरएसएस की ये चाल है, वो आरएसएस का दलाल है और उसने जानबूझ के ऐसे बयान दिए हैं और मैं उस अखबार को भी नोटिस दूंगा और उस कक्का को भी नोटिस दूंगा। ये बकवास कोई कर दे उसके कोई मायने नहीं है। इस आंदोलन में सारे राजनेता आए जी। शैलजा भी आई जी। और रणदीप भी आया और अभय भी आया। किसी को स्टेज पे नहीं जाने दिया। हमने यहाँ उनको साफ मना कर दिया कि आप स्टेज पे नहीं जा सकते, यहाँ बैठो, चाय पियो, पानी पियो, वो नैतिक धर्म है हमारा जी। कोई भी आएगा उसको चाय पानी पिलाएंगे, उसका धन्यवाद भी करेंगे, कोई भी आए। लेकिन उससे टिकट मांगी या कुछ और हुआ, वो कोई एक सबूत दे दे, या तो मैं इस्तीफा दे दूंगा संगठन से या वो इस्तीफा दे दे संगठन से। कोई 1 रुपया बता दे आज तक हमने बिना पर्ची के लिया हो जी। और जो पर्ची है वो किसान संगठन की है जी। और कोई 1 रुपया बता दे मैंने किसी से 1 रुपया बिना पर्ची के किसी से पकड़ा हो जी। हरियाणा का जो चंदा आ रहा है उसमें ऐसे आधे से ज्यादा तो पंजाब की स्टेज पे जा रहा है। हाँ जी। हमारे पास तो वो आधे से ज्यादा चंदा पंजाब की स्टेज पे जा रहा है जी जी। और मैं पैसा नहीं संभाल रहा हूँ, पैसा भी दूसरी जो टीम है वो संभाल रही है। जी जी। चढ़ूनी ने आरएसएस का एजेंट जिसे बताया है, वही कक्का ने भी अपनी सफाई में एक वीडियो जारी किया है, वह भी सुनिए। बंधुओं नमस्कार। दैनिक भास्कर में एक समाचार गुरनाम सिंह चंडूनी जी को लेकर छपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कक्का जी का दावा गुरनाम सिंह चंडूनी ने 10 करोड़ लिए। मैंने तत्काल जब ये मेरे ध्यान में आया और पत्रकार को फोन लगा के पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं, मैंने कैसे छप गया है मुझे पता नहीं है। मैं तो इन्होंने रात को मुझे फोन किया था। इनका नाम है राजेश खोकर, ये सिंधु बॉर्डर पर भास्कर के पत्रकार हैं। इनको मैंने डांट भी लगाई और इन्होंने मुझसे पूछा था पत्रकार ने कि हमारे पास जानकारी है कि गुरनाम सिंह चंडू जी ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं। मैंने कहा मुझे पता नहीं है, इस प्रकार की चर्चाएं मैं नहीं करता हूं। 50 वर्ष हो गए हैं किसानों के बीच में काम करते हुए, एक भी बयान मेरा आज तक विवाद में नहीं रहा है। ये पत्रकार के द्वारा इस प्रकार का जो काम किया गया है, इनके मालिक और संपादक को मैं पत्र लिख रहा हूं और हुआ तो मैं इन पर मानहानि का भी दावा करूंगा। गुरनाम सिंह चंडूनी मेरे मित्र हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं। मैं उनकी चिंता भी करता हूं। जो कुछ निर्णय कल हुआ वो एक बैठक में निर्णय हुआ है। वो बैठक में सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। आगे हमारी बैठकें होती रहेंगी।
मैं इस बयान का फिर से एक बार खंडन करता हूं कि ये मेरे द्वारा दिया गया बयान नहीं है। ये पीक पत्रकारिता है, गंदी पत्रकारिता है, जिसके तहत ये बयान छपा है। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की शीत मरुस्थल स्पीति घाटी की खुरिक गांव की महिलाओं ने अनोखी मिसाल पेश की है। यहां के महिला मंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर गांव में देशी शराब बनाने, खरीदने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई ग्रामीण इस प्रस्ताव का उल्लंघन करता है तो उसे 1000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, 48 परिवारों की आबादी वाले इस गांव में अंग्रेजी शराब की कोई दुकान भी न खुलने का फैसला किया गया है। पंचायत में नशाबंदी के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। इसके अलावा जिन परिवारों में 2 से 3 बच्चे हैं, उनमें एक बच्चे को गांव के सरकारी स्कूल में दाखिल करवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि सरकारी स्कूल बंद न हो। गांव के लोग इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। पूर्वी चीन के एक शहर में आइसक्रीम में कोरोना वायरस पाए जाने का मामला सामने आया है। अधिकारियों ने इसके बाद उस बैच के सभी डिब्बों को वापस मंगाया। स्काई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग के करीब स्थित तियानजिन शहर में महामारी निरोधक अफसर अब उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो इस आइसक्रीम के कंसाइनमेंट के संपर्क में आए। बताया गया है कि आइसक्रीम को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी तियानजिन दाकियादो को भी अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया गया है। टीआरपी धोखाधड़ी मामले में आरोपी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क के पूर्व सीईओ पार्थ दासगुप्ता की तबीयत ज्यादा खराब हो जाने पर उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दासगुप्ता को आईसीयू वार्ड में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। 55 वर्षीय पार्थो दासगुप्ता को मुंबई पुलिस ने पिछले महीने पुणे से गिरफ्तार किया था। पार्थो के ऊपर रिपब्लिक टीवी के साथ मिलकर टीआरपी का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि कल ही सोशल मीडिया पर एक चैट वायरल हो रही है, जिसे कथित तौर पर अर्नब और पार्थो के बीच बताया जा रहा है। इस चैट में अर्नब और पार्थो बार्ग और पीएमओ की बात करते नजर आ रहे हैं। चैट के अंदर पार्थो अर्नब को बार्ग का कॉन्फिडेंशियल लेटर भी शेयर करते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ट्राई पर लगाम लगाने की बात भी इस चैट में की जा रही है। इस चैट में अर्नब की तरफ से पीएम मोदी और पीएमओ की भी चर्चा की जा रही है। वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के चलते आम जनता की हालत खराब हो गई है और जेबें खाली। लेकिन ऑयल कंपनी के खजाने को इस बार काफी फायदा हुआ है। यह फायदा हुआ है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों से। आपको बता दें कि मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब 90 रुपए को पार कर गई है। इस बढ़ी हुई कीमतों से सरकार को काफी फायदा हुआ है। एक खबर के अनुसार एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में चालू वित्त वर्ष के दौरान 48% वृद्धि दर्ज की गई है। इसका कारण डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क दर में रिकॉर्ड वृद्धि है। सीजीए से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान उत्पाद शुल्क का संग्रह 2019 की इसी अवधि के 1,32,899 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,96,342 करोड़ रुपए हो गया है। उत्पाद शुल्क संग्रह में यह वृद्धि चालू वित्त वर्ष के 8 महीनों की अवधि के दौरान डीजल की बिक्री में 1 करोड़ टन से अधिक की कमी के बावजूद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता है, लेकिन भारत में महंगा। असल में तेल की कीमत इतनी नहीं होती, लेकिन इस पर भारी भरकम टैक्स चुकाना पड़ता है। जब आप 1 लीटर तेल खरीदते हैं तो उसमें एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट शामिल होते हैं। इस तरह पेट्रोल या डीजल की असल कीमत यानी बेस प्राइस, एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट को जोड़कर 1 लीटर तेल की खुदरा कीमत तय होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले कुछ वक्त से तेल की कीमतों में काफी कमी देखने को मिली है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते दुनिया के कई देशों में तेल की खपत में काफी कमी आई है। इसके चलते तेल सप्लाई करने वाली कंपनियों का तेल स्टॉक में पड़ा हुआ है और इसी के चलते तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफी कम हुई हैं। करीबन 10 महीने बाद देश की राजधानी दिल्ली में बच्चे स्कूलों में पहुंचे हैं। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद आज पहली बार दिल्ली में स्कूल खुल गए हैं। हालांकि स्कूल सभी बच्चों के लिए नहीं खुले हैं, बल्कि बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोले गए हैं।
लेकिन स्कूल प्रशासन, स्टूडेंट और टीचर सबको कोविड-19 गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, क्लास 10वीं और 12वीं के उन छात्रों को शुभकामनाएं जो 10 महीने बाद आज अपने स्कूल जा रहे हैं। हालांकि यह केवल सीमित उद्देश्य के लिए और कोविड प्रोटोकॉल के साथ है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि आज दिल्ली में स्कूल खुल रहे हैं। वहीं राजस्थान में भी आज से 9वीं व 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की क्लास, कोचिंग सेंटर और सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को 18 जनवरी से खोले जाने के निर्देश दिए हैं। अमेजॉन प्राइम की नई वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सीरीज के निर्माताओं और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। इस सीरीज में कथित रूप से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किए जाने का आरोप लगाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में गिरफ्तारी की चेतावनी दी है। भारत समेत पूरी दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। नॉर्वे में नए साल के 4 दिन पहले फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया था। नॉर्वे में टीका लगने के बाद अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है और 75 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि पिछले साल 27 दिसंबर को कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से नॉर्वे में 25,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। नॉर्वे में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें वैक्सीन की पहली डोज ही दी गई थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं रविवार शाम यूपी के सरकारी अस्पताल के एक 46 वर्षीय कर्मचारी की मृत्यु हो गई। बता दें कि कर्मचारी ने 24 घंटे पहले कोरोना वैक्सीन की खुराक ली थी। जिले के चीफ मेडिकल ऑफिसर का कहना है कि इस मृत्यु का टीकाकरण अभियान से लेना देना नहीं है। वार्ड बॉय रहे महिपाल की छाती में दर्द हुआ और सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वह राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से चुनाव मैदान में उतरेंगी। ममता का यह ऐलान काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि नंदीग्राम का प्रतिनिधित्व हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए सुवेंदु अधिकारी कर चुके हैं। अधिकारी साल 2016 में नंदीग्राम से ही जीते थे। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दायर याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से लोगों की निजता का उल्लंघन होगा, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि ये एक प्राइवेट ऐप है। अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप को डिलीट कर सकते हैं। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि इस पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। अब इस केस की सुनवाई 25 जनवरी को होगी। फिलहाल कोर्ट ने किसी भी पक्ष को कोई नोटिस जारी नहीं किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा और आखिरी मैच ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जा रहा है। गाबा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 294 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया के सामने ये मैच और टेस्ट सीरीज जीतने के लिए अब 328 रनों का लक्ष्य है। बता दें कि चौथे दिन का खेल करीब करीब टीम इंडिया के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन की शुरुआत बिना किसी नुकसान के 21 रनों के साथ की, लेकिन इंडिया ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सभी खिलाड़ियों को सिर्फ 270 रनों पर आउट कर दिया। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 5 विकेट हासिल किए, वहीं वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने 33 रनों की लीड ले रखी थी। भारत के कप्तान विराट कोहली 11 जनवरी को पिता बने थे। कोहली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर जानकारी साझा की थी कि उनके घर नन्ही परी आई है। बिटिया रानी के आने के बाद कोहली ने इमोशनल पोस्ट करके सभी फैंस और बधाई देने वाले लोगों का शुक्रिया किया था। अब कोहली ने अपने ट्विटर पर अपना परिचय बदल दिया है। कोहली ने अपने बदले हुए ट्विटर पर अपना परिचय एक गौरवशाली पति और पिता के तौर पर दिया है। विराट कोहली का यह नया ट्विटर बायो फैंस को खूब पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कोहली की तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि पिता बनने के लिए ही कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी टेस्ट सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया था।
अब खबर मानवता के सच्चे रक्षक डेरा प्रेमियों की। डेरा सच्चा सौदा की पवित्र शिक्षाओं पर चलते हुए डेरा श्रद्धालु जहां जीते जी रक्तदान सहित 134 मानवता भलाई के कार्य करते हैं, वहीं मरणोपरांत नेत्रदान व शरीर दान कर मानवता की अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को सिरसा शहर के ए ब्लॉक निवासी 70 वर्षीय वेद प्रकाश इंसान के मरणोपरांत उनकी अंतिम इच्छा अनुसार उनकी पार्थिव देह को मेडिकल रिसर्च कार्यों के लिए दान किया गया। उनकी पार्थिव देह उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित रामा मेडिकल कॉलेज को दान की गई। इससे पूर्व उनकी पार्थिव देह को डेरा सच्चा सौदा की बेटा बेटी एक समान मुहिम के तहत पुत्रियां प्रीति इंसा व नीति इंसा, प्रियंका इंसा, पुत्र वधू साक्षी इंसा ने कंधा दिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।